हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। आज मुंबई में काफ़ी बारिश शुरू है, तो आई होप सारे लोग घर पे हो, सेफ हो और चाय के चुस्के लगाते हुए टीवी पे बरसात देख रहे हो। तो दोस्तों, आज ये एक स्पेशल वीडियो है और ये वीडियो मैं ख़ास करके उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं। बहुत लोगों को शायद अब तक पता चल गया होगा कि मैं टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटल पे काम करता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस अपने जगह ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस अपने जगह ठीक है। दोनों में लगभग 70% का ही सक्सेस रेट है। तो ऐसा नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस कुछ सुपेरियर है या फंडामेंटल कुछ सुपेरियर है। अगर आपको दोनों चीज़ें पता है तो बेस्ट है, क्योंकि फिर आप टेक्नो फंडा एनालिसिस करके ज़्यादा से ज़्यादा आपका सक्सेस रेट बढ़ा सकते हो, 80-85% तक लेके जा सकते हो। लेकिन ये मार्केट है, तो यहाँ पे कोई भी आपको 100% सही कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है 2-4 दिन कोई 100% सही भी जाए, लेकिन एक ना एक दिन उसको मार्केट फंसा देगा। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है मार्केट में, और अगर कंसिस्टेंटली अगर आप 60% के ऊपर भी कमा लेते हो तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी अच्छे ट्रेडर हो। तो यहाँ पे डिस्क्लेमर तो मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि मैं 2009 से 2014 तक फुल टाइम इन्वेस्टर था, क्योंकि तभी मुझे शेयर मार्केट के पास देखने के लिए टाइम नहीं था, और मैंने सबसे ज़्यादा पैसे जो मैं परसेंटेज टर्म्स में बता रहा हूँ उसी दौरान कमाए थे। और 14 से 18 तक मैं फुल टाइम ट्रेडर रहा, और फुल टाइम ट्रेडिंग में भी मैंने पैसा बना लिया। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था, लेकिन एंड में वो ज़ीरो सम गेम निकला। एंड फिर मैंने अपने आप के लिए फिर से इन्वेस्टिंग ही करना सही समझा, और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके वजह से लोगों ने मुझे अप्रोच किया, और पिछले 2-3 साल से मैं शेयर मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के पैसे संभाल रहा हूँ। तो मेरे पास जो भी क्लाइंट्स है उसमें कि काफ़ी सारे क्लाइंट्स HNIs है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, तो उनके लिए 10 लाख 20 लाख कुछ नहीं है, तो वो लोग आराम से रिस्क लेके दे देते हैं मैनेज करने के लिए। तो मुझे ये बताना था कि जो मेरा ट्रांजिशन है वो कैसे हो पाया। तो उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि ट्रेडिंग के समय मैंने काफ़ी लॉस उठाया, और उस दौरान मार्केट ने मुझे काफ़ी कुछ सिखा दिया। अब क्या होता है, बहुत लोग जो गुरु के पास सीखते हैं अलग अलग, उनको थियोरेटिकल नॉलेज सब आ जाता है, लेकिन जो मार्केट सिखाता है ना, वो उनको कोई गुरु सिखा नहीं सकता। मार्केट से हम लोग जब गलतियां करके सीखते हैं तो वो यहाँ पे रजिस्टर हो जाता है, और जब सिमिलर काइंड की सिचुएशन हमें मार्केट में दिखती है तो हमको पता रहता है कि इस टाइम हमको कैसे बिहेव करना है। फॉर एग्जांपल, आज जब GMM फॉडलर का जब 2 दिन पहले जब न्यूज़ आया, ओवरनाइट उन्होंने डिसाइड किया कि OFS लाएंगे 3500 का लेवल पे, तो मार्केट काफ़ी जो GMM फॉडलर, तो जब वो न्यूज़ आई उसी समय मैंने बोल दिया कि भाई इसका भी अपना भारत डायनामिक लिमिटेड या HAL जैसा हाल होने वाला है। जो भी रजिस्टर्ड जो OFS का प्राइस दिया है उसके नीचे तक ये स्टॉक जाएगा, और ये सर्किट टू सर्किट नीचे जाएगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो समझो आपके पैसे यहाँ पे फंस गए। तो वही हुआ, 2 दिन में लगभग 10% 20% का गिरावट है, और आप देखोगे कि कल और एक दिन गिरेगा और अपना 3500 का लेवल उसको मिल जाएगा। उसके बाद सर्किट ब्रेक होगा। सर्किट ब्रेक होने के बाद भी वो थोड़ा नीचे जाएगा, क्योंकि जब भी ऐसा लेवल पे प्रमोटर खुद OFS लाता है तो वैल्यूएशन को लेकर लोगों के मन में एक आशंका बन जाती है कि क्या ये काफ़ी ओवर प्राइस था। तो GMM फॉडलर का केस में ये सच में ओवर प्राइस था। 2008 में 80 रुपये पे था ये, और 6000 के ऊपर जाके आया है, 8500% का रिटर्न दिया है, वन ऑफ द बेस्ट ग्रोथ स्टॉक्स रहा है। तो ऑब्वियसली अगर वो इतना ज़्यादा 33-35% नीचे जाएगा, उसमें से जो कॉन्फिडेंस है वो तो लोगों का हिलने वाला है। मेरे ख्याल से हिल गया रहेगा, तो बहुत लोग इसलिए एग्ज़िट करने का सोच भी रहे, लेकिन उनको एग्ज़िट मिल नहीं रहा। तो
देखा जाए तो न्यूज़ इतनी डरावनी नहीं है। कंपनी का जो यहाँ के जो ये है प्रमोटर्स है, वो चाहते हैं कि वो जो उसका मेन जो पेरेंट कंपनी है उसमें उनका स्टेक बढ़ाया जाए, तो इसलिए वो यहाँ से थोड़ा स्टेक कम कर रहे हैं। तो देखा जाए तो जिसका स्टेक फॉडलर का जीएमएम फॉडलर में, वो वैसे ही रहने वाला है, तो उसमें ज़्यादा कुछ हमको डरने की बात तो है नहीं। लेकिन अगर कोई स्टॉक 35% करेक्ट हो जाता है तो अच्छे खासों की हवा निकल जाती है। तो दोस्तों आइए मैं बात कर रहा था न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करें इस टॉपिक पे। तो देखो मैं बता रहा था कि कैसे मैं पिछले 2-3 साल से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मैं कमा रहा हूँ, और मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनको भी मैं कमा के दे रहा हूँ। मैं जब काफ़ी इंट्राडे ट्रेडिंग करता था उस समय पे 3-4 दिन प्रॉफिट आता है, 5वें दिन बड़ा लॉस हो जाता है, ये तो मैंने आपको तभी बताया। लेकिन अगर आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे आपका जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाता है। आप कहोगे कि ये कैसे, तो इसमें अभी आपको समझना इम्पोर्टेंट है कि कौन सी न्यूज़ पकड़नी है और कौन सी न्यूज़ छोड़नी है। तो सबसे पहला जो चीज़ है आपको ये सीखना है। अब ये आप कैसे सीखोगे? मैंने खुद पैसा लगा के ये सीखा है। मैं जब न्यूज़ आती थी उस पर ट्रेड करके मैं वैसे सीखा हूँ। तो इतना रिस्की वे आपको यहाँ पे नहीं अपनाना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो मनी कंट्रोल पे या 18 नाउ पे या जो टीवी पे जो न्यूज़ आती है, वो न्यूज़ फ्लैश होने के बाद जो शेयर है वो कैसे बिहेव करता है। और अगर आप ये लिख के लो या फिर आप ये रजिस्टर करो कि ये न्यूज़ पे शेयर ने ये लो लगाया, ये हाई लगाया, और जो जब न्यूज़ आई तब ये लेवल पे वो था। अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे करते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा न्यूज़ पे शेयर कैसे रिएक्ट करता है। अब इसमें 100% फुल प्रूफ फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि मार्केट का भी मूड डिपेंड करता है। यार ने रिलायंस में अच्छे खासे पैसे लगा लिए, लेकिन जो निफ्टी है वो पहले ही इतना गैप अप खुला था कि उसको नीचे आना ही था, तो उसके वजह से रिलायंस ऊपर से फिर से नीचे आया, और बहुत लोगों ने जो लेट एंट्री जिन्होंने किया वो सारे फंस गए। तो बहुत बार ऐसे होता है कि मार्केट को भी आपको देखना पड़ता है, उस हिसाब से आपको जज करना पड़ता है। तो कौन से न्यूज़ अच्छे हैं ये तो आपको पता है। अगर किसी कंपनी ने अच्छा रिजल्ट अर्निंग रिजल्ट पोस्ट किया तो ऑब्वियसली उसमें बाइंग आएगी। अब ये दो तरह से आ सकती है। अगर पहले से बाज़ार एस्टिमेट कर रहा है कि अच्छी अर्निंग पोस्ट होने वाली है तो वो पहले से उसमें पोजीशन बनाएगा, और अगर अच्छी अर्निंग आती है तो वो थोड़ा सा एक स्पाइक देके फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, या फिर वहीं से प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे काम करना है। अगर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि बुरे नंबर आएंगे और मार्केट का एक्सपेक्टेशन से अगर अच्छे नंबर आते हैं तो वो सबके लिए एक अच्छा सरप्राइज होता है। तो ऐसे समय में शेयर में काफ़ी फिर अच्छी खासी बाइंग आती है और शेयर ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके से अर्निंग पे काम चलता है। जैसे मैंने बताया कि अर्निंग में सबसे सेफेस्ट काम कैसे होता है, तो कोई कंपनी का जब रिजल्ट आने वाला है क्वार्टरली, उसके कुछ पहले दिन ही आपको उसका मिल जाता है कि ये अगले हफ्ते ये कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं, तो उसमें किसका क्या एस्टिमेट है, तो उस हिसाब से आप उसमें पोजीशन ले सकते हो। अगर उतना भी आपको टाइम पे मिला नहीं तो उसका 1-2 दिन पहले तो न्यूज़ वाले खुद बता देते हैं कि देखो ये कंपनी में अच्छा मोमेंट दिख रहा है क्योंकि इसके कल रिजल्ट आने वाले हैं। तो उस समय भी आप उसमें पोजीशन लेके आप दूसरे दिन उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। कभी भी एक बात याद रखना है, जब भी आप अर्निंग बेस्ड कोई स्टॉक में काम कर रहे हो तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग ये है, उनको आदत होती है वो सेम डे पे एक्शन नहीं लेते, सोचते हैं कि अरे इतना ऊपर गया चलो मैं होल्ड करता हूँ, दूसरे दिन इसको मोमेंटम मिलेगा। ऐसा नहीं होता, दूसरे दिन स्टॉक गैप डाउन खुल जाता है और उनको प्रॉफिट नहीं मिलता। तो इसलिए जब भी आप अर्निंग बेस्ड कोई स्टॉक पे काम करते हो तो हमेशा याद रखना कि वो स्टॉक काफ़ी वोलाटाइल हो सकता है वहाँ पे, इसलिए कभी भी आपको एक इंट्राडे से ज़्यादा पोजीशन नहीं रखनी है।
दूसरा जो न्यूज़ है वो कौन सा, दूसरा ये न्यूज़ है कि रिजल्ट तो खास नहीं आए लेकिन मैनेजमेंट ने अच्छी कमेंट्री दे दी है, या फिर वो सेक्टर में ग्रोथ होने वाला है, या फिर और वो हमेशा जो एक पर्टिकुलर क्वार्टर है उसमें अच्छा काम करता है। फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि गोल्ड का सेक्टर है। अब जब भी मैरिज सीजन होता है, मई महीना वगैरह, उसका पहले गोल्ड का बाइंग अच्छा आएगा तो वो टाइम पे गोल्ड के स्टॉक चलेंगे। जब आप देखोगे दिवाली वगैरह आएगा, दसरा वगैरह आएगा, तब फिर नए नए ऑटो लोग टू व्हीलर खरीदेंगे, फोर व्हीलर खरीदेंगे, तो दिवाली दसरा के पहले वो सेक्टर चलेंगे। जब गर्मी बढ़ेगी तो गर्मी के पहले आप देखोगे एयर कंडीशन की जो कंपनीज है वो चलेगी। जब जो कोका कोला है, या जो खैर हमारे यहाँ पे कोका कोला नहीं है लेकिन जो मनपसंद बेवरेज हमारे यहाँ पे था वो चलता था, बाद में उसमें जो भी कॉरपोरेट गवर्नेंस इशू आया, ऑडिटर ने झोल किया वो सब, लेकिन उस समय पे कहने का बात यह है कि जो आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, उसका कंपनी चलेगी। तो ठंडी का सीज़न है, उसके पहले चिकन का, एग का, वेंकीज चलेगा, या फिर जो वूल क्लोथ्स वाले हैं वो सब कंपनी चलेगी। तो ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस। अब मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूँ कि अगर ठंडी के दिन में अगर चाय का कंजम्पशन बहुत बढ़ेगा, ये आपको कोई भी लेमन बता सकता है, तो मार्केट में आपको यही यूज़ करना है। मैं पीटर लिंच का एक बुक पढ़ रहा था, तो पीटर लिंच बहुत सालों तक दिन रात वो ऑफिस में बैठ के स्टॉक्स का काम करते थे। तो बाद में उन्होंने एक कंपनी से एग्ज़िट मारने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कुछ दिन ब्रेक लेना है, तो अपने बच्चों को वो घुमाने के लिए मॉल लेके जाते थे, कहीं पार्क लेके जाते थे, कहीं पे भी जाते थे, और उनका ध्यान पूरा सिर्फ ब्रांड्स पे रहता था कि अरे ये ब्रांड है जो रजिस्टर्ड है, इसमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, अरे इसका बिजनेस कैसे हो रहा है, यहाँ पे फुटफॉल कैसा है, यहाँ पे मतलब इंसान इतना घुस जाता है मार्केट में, इतना पागल हो जाता है, तब जाके वो यहाँ पे कमाता है। और यही इम्पोर्टेंट है, अगर आप फंडामेंटल के बेसिस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा फ़ायदा होता है, क्योंकि कंपनीज में, अच्छे बिजनेस मॉडल में और अच्छे लेवल पे आपने एंट्री मारी हो, तो जब स्टॉक बढ़ जाता है, कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है, अच्छे स्टॉक्स, अच्छी कंपनीज में डिविडेंड मिलता है, बहुत बार कॉर्पोरेट एक्शन हो जाते हैं तो बोनस शेयर मिल जाते हैं और बहुत कुछ मिल जाता है। तो इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस पे काम करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं कभी भी टेक्निकल एनालिस्ट को मैं यहाँ पे ये नहीं करना चाहता, वो अपने जगह पे बहुत सही है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताता है कि कौन सा लेवल पे एंट्री करना चाहिए और कौन सा लेवल पे एग्ज़िट करना चाहिए। तो इसलिए जो टेक्निकल एनालिसिस है वो भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फिर से चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है कि न्यूज़ बेस्ड कैसे काम करे। तो ये हो गया। तो मैंने क्या बताया आपको, अब मैंने ये बताया कि अगर कोई स्टॉक में न्यूज़ है और वो पहले ही गैप अप खुल चुका है, तो आपको थोड़ा धीरज रखना है, आपको देखना है कि वो स्टॉक कहाँ पे जा रहा है, उसको ठीक से सेटल होने देना है। अगर वो नीचे आके सेटल हो रहा है, फिर से ऊपर चलने लगा, उस टाइम पे आपको हाथ डालना है। अगर वो नीचे जा रहा है तो नहीं है, क्योंकि फिर वहाँ पे आप लॉसेस वहाँ पे होना ही होना है। तो ये पहले आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ होते हैं नी जर्क रिएक्शन। तो ये नी जर्क रिएक्शन कब आते हैं मार्केट में? तो वो तब आते हैं कि जब कोई अचानक से न्यूज़ आई, जैसे जो ताज होटल पे जो बॉम्ब ये हुआ था, अटैक हुआ था, या जैसे ट्रम्प मतलब हिलरी क्लिंटन जीतेगी लगा था और ट्रम्प जीत गया था, जैसे नोटबंदी अचानक से, जैसे अचानक से चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ पे अभी टेंशन शुरू हो गया। तो ये कुछ ऐसे रीजंस रहते हैं जिसके वजह से बहुत फास्ट नी जर्क रिएक्शन मार्केट देता है। और मेरे ख्याल से ये जो चीज़ होती है उसमें बहुत लोग गलती ये करते हैं कि वो लोग पैनिक में सेल कर देते हैं। तो ये सबसे गलत है।
कभी भी देखो पैनिक में सेल नहीं करना है, आप राइट माइंडसेट में जब हो तभी आपको सेलिंग का डिसीजन लेना है। तो इसलिए क्या होता है ना, बहुत बार वो जो नीजक रिएक्शन होता है वो आते ही वहाँ से नीचे से फिर से रिकवरी शुरू हो जाती है, क्योंकि मार्केट भांप लेता है कि ये जो न्यूज़ है उसका जो इफ़ेक्ट है वो टेम्पररी है, इसका कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इफेक्ट तो मार्केट पे होने वाला नहीं है, तो वो फिर से उतना रिकवर हो जाता है। और उस चक्कर में आपका गलती क्या हो जाता है कि आपने पैनिक में अच्छे अच्छे शेयर्स जो खरीदे होते हैं वो लॉसेस में आप बेच देते हो और वहाँ से एग्जिट कर लेते हो बड़ा लॉस बुक करके। तो ये नहीं करना है। जब भी नीजक रिएक्शन हो तो आपको वहाँ पे थोड़ा आपको समय देना है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है मार्केट को। और जब वो स्टॉक्स आपके ऊपर आए, जब वहाँ पे अगर आपको डर लग रहा है तो आप स्टॉप लॉस रख के बना सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा लंबा होराइजन के लिए स्टॉक्स को होल्ड कर सकता हूँ, फिर तो डरने की कोई बात नहीं है, आप आराम से बैठे रहो, कुछ मत करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो न्यूज़ है वो होता है आरबीआई का। अब क्या होता है कि आरबीआई पॉलिसी का दिन बहुत लोगों को पता नहीं कि क्या काम करना है। तो आरबीआई पॉलिसी का दिन दो चीज़ होती है। 10 बजे के आसपास आरबीआई का पॉलिसी शुरू होता है, 10 साढ़े 10 के आसपास। तो उसके पहले का जो सेशन है, उसी सेशन में आपको जो काम करना है वो करो और आप शांत बैठो। आरबीआई का पॉलिसी आने दो, उसके बाद जो टीवी पे न्यूज़ चलेगा कि कितना रेट कट हुआ है, क्या हुआ है, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको बैंकिंग स्टॉक में काम करना है या नहीं करना है। आरबीआई पॉलिसी का दिन सबसे ज़्यादा पैसा किस में बनता है? बैंकिंग स्टॉक में। तो उस दिन आपको वैसे काम करना है। उसके बाद बजट का दिन। अब बजट का दिन जो होता है, उस दिन क्या होता है कि बजट आते ही कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और वहाँ पे उन स्टॉक्स में अच्छा खासा बाइंग आ जाता है। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल का जो ये है एक्सपेंसेस है, जो बजट है एजुकेशन के लिए, वो बढ़ाया गया था क्योंकि दिल्ली का एजुकेशन जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा था, तो केंद्र सरकार ने भी बढ़ाया। और वो जैसे बढ़ाया तो एपटेक चला था और जो एनआईटी है वो चला था, आपका जो कैमलिन कोयो कैमलिन है वो चला था। तो ये सारे जो एजुकेशन के स्टॉक्स हैं वो चले थे। तो जब ऐसे डायरेक्ट न्यूज़ होते हैं जिसमें जो हमको समझ में आती है, वहाँ पे आपको अच्छा खासा मोमेंटम दिखेगा, लेकिन वो 1 या 2 दिन का रहेगा, वो न्यूज़ के ऊपर चलेंगे, बाद में रुक जाएंगे। लेकिन बजट में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो स्ट्रक्चरल चेंजेस लाती है। फॉर एग्जांपल जीएसटी का फ़ायदा जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है उनके लिए काफ़ी अच्छा था। और इसलिए आप देखोगे कि जब से जीएसटी आया उसके बाद जो एफएमसीजी की जो बड़ी बड़ी कंपनियां है उसमें कितना बड़ा रैली आया था। तो ये होता है कि बजट पे आपको कैसे काम करना है। 2 तरीके से काम करना है, उसमें से जो डायरेक्ट वहाँ पे जो न्यूज़ है उस पर आपको इंट्राडे के लिए काम करना है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल न्यूज़ है वो आपको ढूंढनी है और उसमें आपको पोजिशनल बेसिस पे लंबे ट्रेड्स लेने हैं। तो ये बजट के दिन आपको याद रखना है। और बजट का समय पहले भी एक बजट में एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, क्योंकि बजट के ऊपर काफ़ी डिस्कशन होता है बहुत दिन तक। तो बहुत लोगों की बहुत डिमांड्स होते हैं और उस डिमांड पे हमको ये देखना पड़ता है कि सरकार क्या सोचने वाली है। अगर हमको लगता है कि अगर सरकार का जो पोजीशन है, अगर कोई अदर स्टेट्स में अगर इलेक्शन आने वाले हैं और अगर उस पर्टिकुलर सेक्टर को अगर बेनिफिट नहीं पहुंचाया गया, तो हो सकता है कि वहाँ पे उस इलेक्शन में सरकार को नुकसान पहुँचे, तो सरकार वो वाला पॉपुलिस्ट डिसीजन ज़रूर लेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डायमंड का जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था, तो मतलब जो काफ़ी रिसेशन वहाँ पे आया था बीच में, डायमंड का जो बिज़नेस है वो ठप पड़ गया था। और उसके बाद गुजरात का इलेक्शंस था, तो गुजरात इलेक्शन में जो विधानसभा इलेक्शन था, तो वहाँ पे अच्छा खासा जो रूरल एरियाज़ है और जो सूरत जैसा हब है जहाँ पे डायमंड इंडस्ट्री है, वहाँ पे फिर कांग्रेस को अच्छा फ़ायदा हुआ था। तो ये देख के जब मेन वाला इलेक्शन आया, उसके पहले ही डायमंड
जो इंडस्ट्री है उसके लिए कुछ रिलीफ पैकेज अनाउंस हो चुका था। तो इस तरीके से काम चलता है। अगर आप ये जो मैक्रो फैक्टर्स है, जो फंडामेंटल फैक्टर्स है, इनको इग्नोर करके अगर आप मार्केट तो भी आप नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे मार्केट चलता है तो ये गलत है। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ एक टूल है जो डिसाइड करता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्या प्राइस पे। देखो क्या होता है कि लीडिंग इंडिकेटर है वो, क्योंकि अगर वहाँ पे आपको चार्ट में कुछ आपको लग रहा है कि बहुत हलचल चल रही है, अचानक से वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ बड़ी न्यूज़ आने वाली है। तो मैं समझता हूँ वो एक लीडिंग इंडिकेटर जैसा आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन उस पर भी एक 100% आप डिपेंड नहीं कर सकते और 100% आप फंडामेंटल्स पे भी डिपेंड नहीं कर सकते। आपको दोनों का एक अच्छा संगम लाना है, तब जाके आप न्यूज़ पे अर्न कर सकते हो, राइट। तो मैंने बात कर ली। अब मैं और एक बात करूँगा कि जो IPOs आने वाले हैं उसके न्यूज़ पे कैसे काम करना है। देखो, जिस भी इंडस्ट्री का IPO आने वाला होता है वो IPO का वैल्यूएशन पहले देखा जाता है कि ये अंडर प्राइस्ड है या ओवर प्राइस्ड है। अगर वो ओवर प्राइस्ड रहेगा ना, तो उस सेक्टर के जो बाकी कंपनीज है उसमें अच्छा खासा आपको रैली दिखेगा IPO का जो 3rd दिन है वहाँ तक। उसके बाद तो खैर उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, क्योंकि वो लिस्टिंग के समय फिर उसको कोई देखता नहीं है, वो बाकी के कंपनी तब तक नीचे आने से 1-2 दिन पहले से लेकर IPO का लास्ट दिन तक आपको ये दिखेगा, एक पैटर्न दिखेगा कि ये स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं। और ये मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ये इसके बेस्ड ऊपर स्ट्रैटेजी हमेशा रहती है। रोज़ारी बायोटेक के समय भी मैंने कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स और बायोटेक्नोलॉजीज कंपनीज को सजेस्ट किया था। मेरे ख्याल से बायोकॉन 380 पे मैंने सजेस्ट किया था, उसके बाद वो 420 पे प्रॉफिट हमने बुक किया है उसमें रोज़ारी के समय। उसके बाद आप अभी देखोगे तो मैंने IIFL का सिक्योरिटीज़ बोला था, तो वो 2-3 दिन से चला था क्योंकि एंजल ब्रोकिंग आने वाला है। तो इस तरीके से आपको IPOs का न्यूज़ पे आपको काम करना है। OFS का न्यूज़ तो मैंने बोला कि अब मेरे लिए तो वो काफ़ी डेंजर न्यूज़ हो चुका है, क्योंकि GMM फॉडलर में मेरा पोजीशन है, लेकिन मेरा लक बहुत अच्छा है कि 10 क्वांटिटीज़ थी तो 4 में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। 5,800 में मैंने बेचा था, 5,400 पे ख़रीदा हुआ, 5,300 पे ख़रीदा हुआ, 5,800 पे मैंने बेचा था। और फिर से वो जब 5,300 पे आया मैंने और 4 मैंने वहाँ पे स्टॉक खरीद लिया। मतलब 6 और 10 में से 6 बिका था, 4 मेरे पास है अभी भी। तो वो 4 के लिए अभी मुझे थोड़ा टाइम अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। नीचे जब स्टॉक जाएगा, सेटल हो जाएगा 3,000 के आसपास, तब मैं फिर से व्यू लूँगा कि इसमें ऐड करना है या इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ऊपर आने का इंतज़ार करना है, तो वो दूर की बात है। तो फिर से मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, मेन टॉपिक पे, कि न्यूज़ पे आपको कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। उसके बाद अब आप कहोगे कि इतने सारे दिन में न्यूज़ आते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट मिले। ये आपने सही बोला, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आज आप देखोगे तो आज ही एक न्यूज़ पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। न्यूज़ क्या था, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आया था न्यूज़ एविएशन सेक्टर के लिए वो निगेटिव था, लेकिन एविएशन जो मिनिस्ट्री है उसके तरफ से जो न्यूज़ आया वो पॉजिटिव था। तो मार्केट ने क्या किया, जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसको ज़्यादा वेटेज दिया, क्योंकि इतना ख़राब मार्केट में उनको कुछ ना कुछ पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए था। और इंडिगो जो 3% ऊपर था वो सीधा 5% ऊपर चला गया। खैर मार्केट काफ़ी वीक था, बहुत वोलाटाइल था, इसलिए मैंने हार्डली 3-4 रुपया के ऊपर मैंने मतलब 68 पे कुछ चल रहा था, 69 समथिंग पे चल रहा था, और मैंने 75 पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। तो काफ़ी मैंने बहुत क्लोज स्टॉप लॉस लगाया था, और वो मेरा डिसीजन अच्छा निकला, क्योंकि बाद में वहाँ से वो और 15 रुपया ऊपर जाके आया स्टॉक। तो कहने की बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा आपका जो न्यूज़ है उस पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर आप जिस न्यूज़ पे कन्विक्शन ज़्यादा है, हाई कन्विक्शन न्यूज़ है, वहाँ पे आपको पैसा बनता ही बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आरती ड्रग्स का न्यूज़ चल रहा है। आरती ड्रग्स में क्या न्यूज़ था कि देखो 1 अक्टूबर डेट है
1 अक्टूबर को 3 शेयर के बदले आपको 1 बोनस शेयर मिलेगा। अब आरती ड्रग्स जैसा एक अच्छा ग्रोथ कंपनी में बहुत लोग इंटरेस्टेड है और स्टॉक अभी नीचे भी मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें बाइंग हो रहा था। और ये 28 तारीख लास्ट दिन है, 29 तक आप अगर खरीदते हो तो रिकॉर्ड डेट 1 तारीख है, तो 1 तारीख को आपके डीमैट में वो शेयर आ जाएंगे और आपको बोनस मिलेगा। तो मैंने 2 दिन पहले ही मेरा टेलीग्राम चैनल पे बोल दिया कि आप इसमें 3 का मल्टीपल में आप बाय कर लो स्टॉक, क्योंकि ये अच्छा चलेगा। और वैसे हुआ भी, पिछले 2 दिन से वो लगातार चल रहा है। रूट मोबाइल कल काफ़ी गिरा था, उसमें न्यूज़ आई कि जो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो उसमें से कुछ अच्छे अच्छे नाम रूट मोबाइल पे एंट्री कर रहे हैं। तो कल ही मैंने बोल दिया कि इसको बाय करो क्योंकि ये अच्छा चलेगा। तो कल ये 7-8% चला, आज ये 17-18% चला। तो 2 दिन में इसने इतना अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। उसके बाद जो HSIL का न्यूज़ था, 48% हाई पे उन्होंने डिसाइड किया है कि जो प्रमोटर है वो शेयर बाय करेंगे। तो यहाँ से इतना 48 ऊपर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बाय करना बनता है। वहाँ पे आपने देखो पहला दिन 11% चला हो, उसके बाद आज भी वो 2-4% ऊपर था, वहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक हुआ। तो मतलब क्या है कि जब मैंने टेलीग्राम में न्यूज़ पढ़ के मैंने ये कॉल दिया, ये सटीक था। तो न्यूज़ बेस्ड जब आप काम करते हो और जहाँ पे कन्विक्शन हाई होता है आपका, जहाँ पे वो जो स्टॉक है उसमें अपने को एंट्री का चांस मिलता है, वहाँ पे आपको पैसा आराम से बनता है। तो अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो, अपना जो कॉमन सेंस है वो आप ठीक से लगाते हो, आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो आप ठीक से इस्तेमाल करते हो, तो न्यूज़ बेस्ड आपको कमाई होनी ही होनी है। और ये मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया है क्योंकि बहुत लोग हैं जो मार्केट में नए हैं, वो लोग मोस्टली CNBC, आवाज़, जी बिज़नेस, ऐसे जो बिज़नेस चैनल्स हैं उनको देख देख के रोज़ ट्रेडिंग करते हैं, और वो लोग को ये समझ में नहीं आता कि कौन सा न्यूज़ पे काम करना चाहिए और कौन सा न्यूज़ पे नहीं करना चाहिए। तो उनके लिए ये खास वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकॉन है वो दबा दीजिए, क्योंकि फिर नोटिफिकेशन जब भी आएगा आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट तो हूँ नहीं, मैं NSE का सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस प्रोफेशनल हूँ और NSE का सर्टिफाइड मार्केटिंग प्रोफेशनल लेवल 4 हूँ। तो जो भी मैं बात करता हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस, मेरे दिए गए हुए स्टॉक्स आइडिया पे आप काम ना करो। करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, क्योंकि आपको अगर प्रॉफिट भी मिले या लॉस भी मिले, मैं उसका भागीदार और जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।